गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा पिछले वीडियो में कि हम लोगों ने पार्टिकल्स नेचर को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी पढ़ा, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो स्टडी है वो इस बात को इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में पार्टिकल नेचर होते हैं। एक बार थोड़ा सा हम लोग रदरफोर्ड्स के मॉडल पर वापस चलते हैं। वहाँ बताया था आपको कि रदरफोर्ड्स का जो मॉडल था वो सोलर सिस्टम जैसा था, प्लेनेटरी मॉडल था, जिसमें कहा था कि न्यूक्लियस जो है एटम के बीच में होता है और उसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ बने होते हैं। उन सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट स्पीड से रिवॉल्व करते रहते हैं, ये बात कहा था। लेकिन मैक्स प्लांक्स की जब थ्योरी आई जिसके अनुसार अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा हो तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करेगा, एनर्जी इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और यह बात एक्सपेरिमेंटली सही साबित हुई जब हाइड्रोजन एटम को स्टडी किया गया। हाइड्रोजन एटम को स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में डाला गया तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में बहुत सारे रेडिएशंस ऑब्जर्व किए गए और उसके आधार पर यह बात साबित हो गया कि मैक्स प्लांक्स की जो थ्योरी है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा हो तो वो कुछ रेडिएशन, कुछ एनर्जी इमिट करेगा, और अगर यह बात सही है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी घटेगी और उसको न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। ये हम लोगों ने डिस्कस करा था और इसके आधार पर हम लोगों ने ये कंक्लूजन निकाला था कि रदरफोर्ड्स के मॉडल में इसके एक्सप्लेनेशन के लिए कोई भी बात नहीं कही गई है, कुछ भी नहीं कहा गया। इसका मतलब है कि रदरफोर्ड्स का मॉडल जो है वो उसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है और वो फेल हो जाता है। यूँ कहिए साफ शब्दों में कि रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो जाता है। फेल होने के पीछे हम लोगों ने कारण ढूंढा और कारण ये ढूंढा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की प्रॉपर्टी जो है वो वेव लाइक ही नहीं होती है, वो पार्टिकल भी होती है और वेव भी होती है, मतलब ड्यूअल बिहेवियर शो करता है। और हम लोगों ने ये समझा कि इलेक्ट्रॉन को उन्होंने माना था पार्टिकल, और यहाँ पर हम फिर आगे भी बढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन वेव की जैसा भी बिहेव करेगा। यहाँ बात ये हुई कि वो जो एटम की स्टेबिलिटी थी उसको एक्सप्लेन करने के लिए सही इनके पास कोई एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड के पास नहीं था। तो एक साइंटिस्ट हुए नील बोर ने एक अटेम्प्ट लिया। उन्होंने कुछ नई बात नहीं कही, नील बोर ने दोनों मॉडल को, जैसे रदरफोर्ड्स का मॉडल था और मैक्स प्लांक्स की जो की थ्योरी थी, क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी, क्वांटम थ्योरी, वो दोनों को कंबाइन कर दिया उन्होंने और एक नया मॉडल दिया एटम का, जिसको हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल के नाम से जानते हैं। बड़ा ही पॉपुलर मॉडल हुआ, बड़ा बेसिक मॉडल था वो, और उस मॉडल ने तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एकदम से 100% एक्सप्लेन कर दिया। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्यों मिलता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम को खूब अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। और वो फार्मूला भी, जो वेव नंबर निकालने का फार्मूला बाल्मर ने, पाश्चर ने, ब्रैकेट ने, पिफर्ड ने दिया था, वो सारे के सारे फार्मूला भी डेराइव हो गए। और इस तरह से ये बोर्स एटॉमिक मॉडल सक्सेसफुल मॉडल रहा। लेकिन हम लोग वहाँ तक पहुँचे पहले, तो बोर्स के एटॉमिक मॉडल में हम बात करेंगे कि रदरफोर्ड्स के एटॉमिक मॉडल का फेलियर आफ्टर फेलियर ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल नील बोर, एक साइंटिस्ट हुए नील बोर, gave an atomic model known as Bohr's atomic model। बोर्स एटॉमिक मॉडल कहते हैं इसको। इस मॉडल को खूब अच्छे से समझना है क्योंकि ये बड़ा ही बेसिक मॉडल है और इसमें बहुत सारी बातें, बहुत सारा कंसेप्ट ऐसा भी है जो क्वांटम मैकेनिक्स में भी, इसके बाद वाले मॉडल में भी उसको हम लेंगे, उसको भी एक्सेप्ट करेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स ने भी एक्सेप्ट किया उसका, उन सारे कंसेप्ट्स को। बोर्स एटॉमिक मॉडल में नील बोर
simply combine the Rutherford's atomic model, and Max Planck's theory। उन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल को और प्लैंक्स की थ्योरी को कंबाइन कर दिया और उसके कॉम्बिनेशन से उन्होंने एक मॉडल दिया जिसको हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल के नाम से जानते हैं। बड़ा ही फेमस, बड़ा ही पॉपुलर मॉडल है ये एटम का। ये जो बोर्स मॉडल है कुछ एजम्पशंस पे आधारित है। बोर्स एटॉमिक मॉडल is based on some assumptions, कुछ assumptions पे आधारित है और वो assumptions मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। नील बोर ने कहा कि एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत सारे सर्कुलर पाथ होते हैं जिनको स्टेशनरी स्टेट या एनर्जी लेवल्स या सेल कहा जाता है। पहला स्टेटमेंट कि देयर आर मेनी सर्कुलर पाथ्स around the nucleus known as shell या एनर्जी लेवल या स्टेशनरी स्टेट उनको कहा जाता है। सेल जो है, सेल्स आर denoted by the principal quantum number। ये हम अभी आपको क्वांटम नंबर पढ़ाया नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा n से और इसका वैल्यू होगा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो इसके लिए सेल का भी डेजिग्नेशन उन्होंने कर दिया K L M N O एंड सो ऑन। ये सेल होते हैं। तो सेल जो है वो असल में स्टेशनरी स्टेट्स हैं जो एक न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं। तो मैं यहाँ एक बात और भी थोड़ा सा डिस्कशन करके समझा देना चाहता हूँ कि ये जो न्यूक्लियस है इसके चारों तरफ बहुत सारे सेल्स हैं। ये सेल है, सपोज कीजिए कि 2 सेल है। तो अगर हम इसको यहाँ ऐसे दिखाएं तो देखिए ये एनर्जी लेवल दिखाया। तो ये जो हमने दिखाया है ये सेल ही है, ये इसका एक पार्ट है, एक सेगमेंट है। आप समझ रहे हैं कि अगर सर्किल बहुत बड़ा हो तो उसका एक छोटा सा सेगमेंट लेंगे तो स्ट्रेट लाइन जैसा नजर आएगा हमको। तो हम जो ये लिखते हैं ये एनर्जी लेवल, ये असल में है क्या? ये सेल्स है, ये है एनर्जी लेवल्स या इसी को हम सेल्स भी कहते हैं। और सेल, ये सेल है। तो सेल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्ट्रेट लाइन में, तो एनर्जी का गैप है उनके बीच में कुछ। दूसरा स्टेटमेंट कहा बोर्स के थ्योरी में कि इलेक्ट्रॉन्स आर मोस्टली प्रेजेंट इन the ground energy level।
ग्राउंड एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होते हैं। In that case, they neither absorb nor emit any radiation, any energy। कोई एनर्जी वो न इमिट करेंगे, न ही कोई रेडिएशन इमिट करेंगे। जब वो अपने सेल में होंगे, सिंपली वो प्रेजेंट होंगे, तो उस समय न वो रेडिएशन इमिट करेंगे, न ही रेडिएशन एब्जॉर्ब करेंगे। ये कहा उन्होंने। इसी पॉइंट में उन्होंने कहा, हम तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन jumps from the lower energy level to higher energy level। लोअर एनर्जी लेवल से जब वो हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, जैसे ये लोअर एनर्जी लेवल है, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में जाएगा तो निश्चित रूप से इसको कुछ रेडिएशन, कुछ एनर्जी चाहिए जो वो क्वांटा के रूप में एब्जॉर्ब करेगा। द इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स some energy in the form of quanta, ये क्वांटा के रूप में कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और क्वांटा का मतलब हुआ एच न्यू, आप समझ रहे हैं इस बात को, मैंने पहले ही बताया था। ये क्वांटा एच न्यू एब्जॉर्ब करेगा। कहता है कि द absorbed energy, जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होगी ये बराबर होगा एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू इन्वॉल्व्ड एनर्जी लेवल्स। दो एनर्जी लेवल्स के बीच का जो एनर्जी गैप है उसी के बराबर होगा। तो एब्जॉर्ब्ड जो एनर्जी हुआ वो तो रेडिएशन से ही लेगा। एच न्यू बराबर डेल्टा ई, ये एनर्जी का गैप हुआ डेल्टा ई। आप इससे उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा ई बाई एच, जिसमें h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, वेयर दिस h इज प्लैंक्स कांस्टेंट जिसका वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। और इससे हम उस रेडिएशन की, जो रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े आसानी से। ये बताया है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। और ठीक इसके उल्टा कन्वर्सली इफ the electron returns back to the lower energy level, then radiation will be emitted, ये बात हुई कि
अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो वो रेडिएशन इमिट करेगा और उस रेडिएशन की एनर्जी फिर बराबर होगी दोनों एनर्जी लेवल के बीच के डिफरेंस के। ये एक स्टेटमेंट था, एक एजम्पशन है। अब एक एजम्पशन ये कहा कि इलेक्ट्रॉन्स केवल उन्हीं एनर्जी लेवल्स में होंगे, एनर्जी लेवल्स जो हैं वो सर्कुलर है, ये आप समझते हैं, सारे के सारे एनर्जी लेवल्स बोर्स के एटॉमिक मॉडल में सर्कुलर है, पाथ है, एक सर्टेन पाथ है, तो उसमें जो भी मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन उसका अपना एक एंगुलर मोमेंटम होगा क्योंकि वो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। तो चौथा स्टेटमेंट कहा बोर ने कि इलेक्ट्रॉन्स आर present in only those energy levels का मतलब सर्कुलर पाथ से है हमारा, ये सर्कुलर पाथ, एनर्जी लेवल का मतलब सर्कुलर पाथ, whose angular momentum is the multiple integral of h by 2 pi, h by 2 pi का वो मल्टीपल इंटीग्रल हो, मतलब कि एंगुलर मोमेंटम जो होगा उस एनर्जी लेवल का वो होना चाहिए इन h by 2 pi, जिसमें n का वैल्यू 1 2 3 4 होगा, वेयर n इज एंड मल्टीपल इंटीग्रल है तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये होना चाहिए। अब हमें ये समझना है कि एंगुलर मोमेंटम होता क्या है। तो जैसे देखिए हम लोग समझते हैं मोमेंटम को, ये जो मोमेंटम है वो दो तरह की बात हुई, एक लीनियर मोशन के लिए लीनियर मोमेंटम, एक लीनियर मोमेंटम हुआ लीनियर मोशन के लिए। तो लीनियर मोशन के लिए लीनियर मोमेंटम जो होगा वो मास इंटू वेलोसिटी, और अगर एंगुलर मोशन है कोई, अगर एंगुलर मोशन है तो वो होगा एंगुलर वेलोसिटी इंटू मास, और यहाँ पर मास के बदले मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना ज़्यादा एक्यूरेट है, एंगुलर वेलोसिटी इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि होता है ImR स्क्वायर, I इज इक्वल टू MR स्क्वायर, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमें बात करनी है एंगुलर मोमेंटम की। एंगुलर मोशन के कारण जो होगा वो एंगुलर मोमेंटम होगा, मैं इसको एंगुलर मोमेंटम लिख देता हूँ, एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू एंगुलर मोशन, और आप सभी लोग समझते हैं इसको। तो एंगुलर मोशन जो होगा या एंगुलर वेलोसिटी जो भी आप कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा इजिकल टू V बाई आर, यही होता है V बाई आर, जिसमें V हो गया वेयर दिस V इज लीनियर वेलोसिटी and R is the radius of path,
रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ का रेडियस। तो अब अगर हम लिखना चाहते हैं एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, ओमेगा इंटू आई। तो ओमेगा का वैल्यू हमारे पास है v/r और इसका है mr², तो ये हो जाएगा mvr। ये एंगुलर वेलोसिटी हो गई mvr। तो इसका मतलब हुआ कि mvr जो होगा वो h/2 पाई का मल्टीपल इंटीग्रल होना चाहिए। तो हम ये कहेंगे, इसका यह साफ मतलब हुआ कि mvr h/2 पाई का मल्टीपल इंटीग्रल होना चाहिए। It means mvr ये होना चाहिए nh/2 पाई। ये कंडीशन हुआ। अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो केवल उन्हीं पाथ्स में, उन्हीं एनर्जी लेवल्स में जिसका mvr h/2 पाई का मल्टीपल इंटीग्रल होगा। ये बात हुई, ये कंडीशन हुआ। पांचवा पॉइंट कहा कि जो भी सर्कुलर पाथ होते हैं उनका रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ कैन बी given as radius of nth path is equal to a0 into n square picometer, where this a0 is the first Bohr's रेडियस का, ये ऑर्बिट नहीं, बोर्स रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट का रेडियस है, हाइड्रोजन एटम, जो कैलकुलेटेड है 52.9 पिकोमीटर। तो अब हम अगर ये कहते हैं नाउ रेडियस ऑफ nth एनर्जी लेवल बराबर हो जाएगा 52.9 इंटू n² पिकोमीटर। ये इक्वेशन 6 हुआ और ये इक्वेशन 7 हमने कह दिया इसको। ये रेडियस निकाल सकते हैं जिसमें n जो हुआ, वेयर n जो है वो शेल नंबर है, सेल नंबर है। यूं कह दीजिए कि हमने इसको नाम पहले ही दे दिया हुआ है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको हमने नाम दिया हुआ है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये n है जिसका वैल्यू 1 2 3 4 होता है, ये आप जानते भी हैं। तो ये रेडियस निकालने का फॉर्मूला है कि किसी भी एटम में, मतलब खास करके हाइड्रोजन के लिए, अगर सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस निकालेंगे तो n का जगह पर 2 डाल देना है, थर्ड ऑर्बिट का रेडियस निकालेंगे तो n की जगह पर 3 डाल देना है। ऐसे हम लोग रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी एटम के फर्स्ट सेकेंड थर्ड का रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। छठवां पॉइंट कहता है बोर्स का एटॉमिक मॉडल कि एनर्जी ऑफ एनी एनर्जी लेवल मतलब nth सेल हम कह देते हैं, nth सेल
कैन बी गिवन बाय द फॉर्मूला, एनर्जी के लिए फॉर्मूला दिया बोर ने, En इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 बाई n स्क्वायर जूल। n स्क्वायर जूल, वेयर ये n जो है वो शेल नंबर हुआ, सेल नंबर। यहाँ से 3-4 बातें हम समझ लेना चाहेंगे कि जब हम आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा रहे थे उस समय जब बताया था कि जैसे ही हम नीचे से 2 एनर्जी लेवल्स के बीच का जो गैप है वो जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे वैसे वैसे वो घटता जा रहा था। क्यों घटेगा इसको भी हम यहीं से कैलकुलेट करेंगे और वो आपको दिखाएंगे। मैंने कहा था कि मैथमेटिकली मैं कैलकुलेट करके आपको दिखाऊंगा कि ये जो एनर्जी गैप है वो धीरे धीरे घटता जाता है और आगे चल के ये ओवरलैप कर जाता है, कंटिन्यूअस हो जाता है। तो उन सारी बातों को हम यहाँ एक्सप्लेन भी कर लेंगे। इसी पॉइंट में एक्सप्लेन कर लेते हैं कि असल में ये है क्या है। लेकिन उससे पहले हम ये समझना है, सपोज कीजिए कि आपसे मैं पूछूं कि आपकी एनर्जी कितनी है, तो आप बोलेंगे कि सर मेरे पास एनर्जी नहीं है, 0 एनर्जी है। लेकिन अगर आप ऐसा बोलते हैं कि मेरी एनर्जी निगेटिव है तो मैं क्या समझूंगा कि आप मजाक कर रहे हैं। निगेटिव एनर्जी का क्या मतलब होता है? लेकिन यहाँ निगेटिव एनर्जी है और वो मजाक भी नहीं है, हमें इसको समझना होगा। ये जो निगेटिव वैल्यू हमने लिखा वो मजाक भी नहीं है, ये हमें समझना पड़ेगा। तो हम कहते हैं मीनिंग ऑफ, पहले निगेटिव एनर्जी समझ लेते हैं। मीनिंग ऑफ निगेटिव एनर्जी, निगेटिव एनर्जी का मीनिंग हम समझ लेते हैं। देखिए, एक एटम में, इन एन एटम, एनर्जी क्यों होता है? एनर्जी इज आइदर ड्यू टू अट्रैक्शन, या तो अट्रैक्शन के कारण है और रिपल्सन। यही तो एनर्जी का सोर्स है। अट्रैक्शन से एनर्जी बढ़ती है और रिपल्सन, अट्रैक्शन से एनर्जी घटती है और रिपल्सन से एनर्जी बढ़ती है। ऑन अट्रैक्शन एनर्जी डिक्रीजेज, एनर्जी डिक्रीजेज, अट्रैक्शन से एनर्जी घटेगी। एंड ड्यू टू रिपल्सन एनर्जी डिक्रीजेज, एनर्जी इंक्रीजेज। रिपल्सन से एनर्जी बढ़ेगी और अट्रैक्शन से एनर्जी घटेगी। तो सपोज कीजिए एक एटम में एक न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन है जो एकदम फ्री है। एन इलेक्ट्रॉन इज फ्री फ्रॉम न्यूक्लियस, फ्री फ्रॉम द न्यूक्लियस। यह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से एकदम फ्री है। तो इस इलेक्ट्रॉन पे न तो अट्रैक्शन है न ही रिपल्सन है। नो अट्रैक्शन, जब वो फ्री है तो कोई अट्रैक्शन नहीं, एंड नो रिपल्सन, तो इसमें रिपल्सन भी नहीं है। तो इसलिए इसकी एनर्जी क्या हो गई? 0 हो गई। जब अट्रैक्शन भी नहीं है और रिपल्सन भी नहीं है तो एनर्जी 0। जब हम इस इलेक्ट्रॉन को ले आ रहे हैं न्यूक्लियस के पास, व्हेन दिस फ्री इलेक्ट्रॉन is carried closer to the nucleus। जब उसको न्यूक्लियस के करीब लाया जाता है, अट्रैक्शन टेक्स प्लेस, और अट्रैक्शन से एनर्जी घटती है।
एनर्जी, अट्रैक्शन से एनर्जी घटती है, हेंस एनर्जी डिक्रीजेज। अट्रैक्शन से एनर्जी घटेगी एंड बिकम्स निगेटिव, और वो घट के निगेटिव हो जाएगी, क्योंकि जीरो से घटेगी तो क्या होगी, निगेटिव होगी। तो यहाँ जो एक्सप्रेशन में निगेटिव साइन लिखा हुआ है, इसका केवल मतलब ये है कि दैट इलेक्ट्रॉन, दैट वेरी इलेक्ट्रॉन इज नॉट इंटायरली फ्री बट इट इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूक्लियस। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरा का पूरा एकदम फ्री नहीं है, ये न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है, न्यूक्लियस के करीब है, न्यूक्लियस के प्रभाव में है। तो अट्रैक्शन हो रहा है, इसलिए एनर्जी निगेटिव हो गई है। तो हम एक बात, एक जुमला इसको हम यहाँ लिख देना चाहेंगे कि निगेटिव साइन बिफोर द एनर्जी only indicates that electron is not free but under the influence of न्यूक्लियस। वह इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, वो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है, इसलिए हमने निगेटिव साइन दिया है। निगेटिव साइन का एक मतलब है, एक इशारा है निगेटिव साइन कि इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जिसकी बात हम कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, वो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है, न्यूक्लियस के विसिनिटी में है, न्यूक्लियस के क्लोजनेस में है, इसलिए उसका एनर्जी निगेटिव हम लिख रहे हैं। निगेटिव केवल इशारा है, निगेटिव वैल्यू पर बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं करना है, ये केवल एक इंडिकेशन। हम यहाँ एक, मैं आपको अभी कहा अभी कि हम एक कैलकुलेट करना चाहते हैं कि दो एनर्जी लेवल के बीच का जो गैप है वो कैसे छोटा होता जाता है। हम इसी पॉइंट में इसको कैलकुलेट कर लेना चाहते हैं। तो नाउ we can calculate energy difference between two successive energy levels. दो सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स के बीच का हम गैप आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। और देखिए, हम कैलकुलेट करके आपको ये दिखा भी देंगे कि हम जो उस समय गैप कम लिख रहे थे उसके पीछे कारण क्या था। वो फर्स्ट और सेकेंड एनर्जी लेवल के बीच का गैप बहुत बड़ा लिखा था, फिर थर्ड और सेकेंड के बीच का कम कर दिया, फिर ऊपर जैसे जैसे बढ़े एनर्जी गैप घटता गया। और इसका कारण क्या है ये मैंने अपने मन से नहीं किया था, मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ कि ये बातें ये मैथमेटिकली कैलकुलेटेड है, ये मैंने अपने मन से नहीं किया था। ये बोर्स मॉडल क्या, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी यही रिजल्ट देगा। तो हम फर्स्ट एनर्जी लेवल का, एनर्जी ऑफ फर्स्ट एनर्जी लेवल तो हो जाएगा -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। और E2 निकाल लीजिए, ये हो जाएगा -2.18 इंटू 10⁻⁻18/4 जूल। वैसे ही E3 निकाल लीजिए, तो हो जाएगा -2.18 इंटू 10⁻18/9 जूल। वैसे ही आप E4 निकाल लीजिए, तो हो जाएगा -2.18 इंटू 10⁻⁻18/16 जूल। यही तो होगा 16 जूल। आप E5 निकाल दीजिए, तो -2.18 इंटू 10⁻⁻18/25 जूल। ठीक बात। अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं नाउ E2
माइनस E1, यही ना फर्स्ट और सेकेंड एनर्जी लेवल के बीच का जो गैप है वो E2 माइनस E1 हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो E2 हो गया माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 बाई 4 माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल, यही तो होगा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मैं इसको पहले लिख देना चाहता हूँ, इंटू 10⁻⁻18 बाई 1 लिखता हूँ, माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 बाई 4 लिखता हूँ। तो इसका एलसीएम हो गया 4 हो गया। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको कॉमन निकाल लेते हैं, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 3/4, ये 3/4 हुआ। आप सब सॉल्व करना समझ रहे हैं कैसे सॉल्व किया है। अब हम निकालते हैं E3 माइनस E2। तो E3 में हम आपको पहले ही बता दिया मैंने, इसको हम अब प्लस उतना नहीं करेंगे, प्लस मतलब ये प्लस हो जाएगा, तो पहले इसी को लिखते हैं 2.18 इंटू 10⁻⁻18 बाई 4 माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 बाई 9। तो कॉमन ले लीजिए 2.18 इंटू 10⁻⁻18, तो बचेगा 5/36। देखिए इसमें ये है 3/4 और ये 5/36, कितना कम हो गया 5/36। अगर इसको भी 36 करेंगे तो 27 हो जाएगा, ये 5 है, कितना बड़ा गैप है आप समझ लीजिए। अगर दोनों को हम कंपेयर करना चाहते हैं तो नीचे वाला को बराबर कर दीजिए, तो ये 36 है, इसको भी 36 कर दिया, तो 36 कर दिया, तो 9 से मल्टीप्लाई किया, तो 9 से मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 27, और 27 हो गया। आप समझ गए होंगे कि कितना ज़्यादा घटा। और अगर आप कैलकुलेट करते हैं E4 माइनस E3, तो तब तो और भी आपको आश्चर्य करने वाली बात सामने आएगी। 2.18 इंटू 10⁻⁻18 और ये हो जाएगा 16 में से 9 घट गया 7, तो 7 बाई और 16 9 144। आप इसको देखकर और भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि जैसे जैसे हम दो सक्सेसिव एनर्जी लेवल के बीच का गैप कैलकुलेट करते जा रहे हैं और ये एकदम छोटा से छोटा होता जा रहा है, ये बहुत छोटा हो जाएगा। और जब ऊपर जाएंगे एनर्जी लेवल 7 और 8 के बीच के निकालेंगे ना, तो वो निग्लिजिबल एनर्जी गैप होगा। मतलब ये होगा कि वो एक दूसरे को ओवरलैप करने लगेंगे, कंटिन्यूअस हो जाएंगे एनर्जी लेवल्स। तो हम ये आपको यहाँ दिखा दिए। मैंने वादा किया था आपको पिछले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कि ये जो हम गैप दे रहे हैं, ये बना रहे हैं, इसको मैं आपको मैथमेटिकली कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। और मैंने वही किया है भी, वो मैथमेटिकली मैंने कैलकुलेट करके आपको दिखाया है कि कैसे हम ये बनाते थे, कैसे एनर्जी गैप हम देते थे। तो ये हमें पता था कि इनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो कम होता है, इसलिए मैंने उस समय दिया। और अब आपको भी पता हो गया, क्योंकि मैथमेटिकली हमने कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया है कि दो सक्सेसिव एनर्जी लेवल के बीच का जो गैप है वो धीरे धीरे घटता जाता है। धीरे धीरे क्या, बहुत तेज़ी से घटता जाता है। 1 और 2 के बीच का जो गैप है 3 और 4 के बीच के गैप से बहुत ही बड़ा है। और यही कारण है कि हमने वहाँ वो एनर्जी का एक लेवल, एनर्जी लेवल को वैसे ड्रॉ किया था। अब कहता है हाइड्रोजन एटम के लिए यहाँ जो भी पॉइंट हम लोग दे रहे थे कि ये जो फार्मूला हमने दिया वो हाइड्रोजन एटम के लिए था। एनर्जी जो है वो एनर्जी ऑफ nth एनर्जी लेवल वो था -2.18 इंटू 10⁻⁻18 बाई n² जूल। ये हाइड्रोजन एटम के लिए था। दिस इज फॉर हाइड्रोजन एटम। फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब होता है मीन्स स्पीशीज हैविंग एन इलेक्ट्रॉन,
स्पीशीज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन, जिसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन हो उसको हाइड्रोजन लाइक एटम कहेंगे, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज कहेंगे। जैसे हीलियम है तो हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, ये हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज हुआ। लिथियम है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, ये हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज हुआ। बेरिलियम है, इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए तो ये हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज हुआ। तो ये सभी हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज हैं और इनके लिए फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए जो रेडियस कैलकुलेट किया जाएगा वो होगा A0 इंटू n स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर। एंड एनर्जी जो होगा वो होगा -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 बाई n स्क्वायर और यहाँ जेड स्क्वायर जूल, where this Z is actually the nuclear charge, उस स्पीशीज का न्यूक्लियर चार्ज। और न्यूक्लियर चार्ज का मतलब आप समझ रहे होंगे कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present at the nucleus of that atom, उस एटम के न्यूक्लियस पर जितना प्रोटॉन है वही उसका न्यूक्लियर चार्ज हुआ। जैसे हीलियम की बात अगर करते हैं, फॉर हीलियम जेड का वैल्यू हो गया 2, लिथियम के लिए जेड का वैल्यू हो गया 3। तो ये न्यूक्लियर चार्ज है। तो नील बोर ने इतने सारे स्टेटमेंट्स दिए थे कि ये कैसे एटॉमिक मॉडल कैसा होता है। इस मॉडल के आधार पर हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को बड़ा सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो जो हमको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मिला था उस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इनके इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके। तो वो हम आज कर ही लेते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को कैसे एक्सप्लेन किया जाए। आपको बोर्स का एटॉमिक मॉडल मैंने डिटेल में समझा दिया है। असल में बोर्स के एटॉमिक मॉडल में क्या क्या बातें कही गई थी ये हमने आपको बताया। अब उसी का यूज़ करके हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑन द बेसिस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, तो वो देख लेते हैं। उसके बाद फिर ये बोर्स के एटॉमिक मॉडल में क्या क्या बातें हुई, क्या खामियां रह गई, क्या पाया क्या खोया, और तब फिर नया एटॉमिक मॉडल क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आएगा। तो वो तो खैर लाजवाब मॉडल है, हम लोग उसको मैथमेटिकली थोड़ा सा देखेंगे भी। हालांकि आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड अभी उतना साउंड नहीं है, लेकिन तब भी हम लोग थोड़ा सा तो ज़रूर देखेंगे। तो हम आज आपको ये समझाना चाह रहे हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बोर्स मॉडल के बेसिस पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो सपोज कीजिए, इन हाइड्रोजन एटम de-excitation of electrons takes place from N2 to N1 एनर्जी लेवल। ठीक है, एनर्जी लेवल, यही तो कारण है। आपको बताया हुआ है मैंने कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जब पढ़ा रहे थे, जिस समय कहा था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज ए टाइप ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम,
दैट मीन्स द लाइन स्पेक्ट्रम, तो उस समय मैंने एक बात और भी बताया था आपको कि लाइन स्पेक्ट्रम इज ऑब्जर्व्ड ड्यू टू द डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जब इलेक्ट्रॉन आता है तो इमिशन होता है रेडिएशन का, और वही इमिशन जो है हमको लाइन स्पेक्ट्रम के रूप में नज़र आता है। तो ये मैंने आपको समझाया हुआ है। तो हम यहाँ मान ले रहे हैं कि जो दो एनर्जी लेवल्स हैं ये N2 है और नीचे N1 है, तो इलेक्ट्रॉन N2 से N1 में आ रहा है। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मिलने का कारण हम समझते हैं, हमने माना है, हमने सपोज करा है कि जो सेकेंड एनर्जी लेवल है N2, वहाँ से इलेक्ट्रॉन का डी एक्साइटेशन हुआ है N1 में, और उसके कारण जो रेडिएशन मिला, जो रेडिएशन एब्जॉर्ब हुआ, इमिट हुआ, दैट इज दिस एनर्जी गिव्स राइज टू द लाइन स्पेक्ट्रम। यही हमको लाइन स्पेक्ट्रम दे रहा है। ठीक बात है। तो बोर्स मॉडल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल, जो एनर्जी होगा, एनर्जी ऑफ रेडिएशन अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो हो जाएगा एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी लेवल्स, मतलब एनर्जी ऑफ N2 माइनस एनर्जी ऑफ N1, यही तो होगा। तो इसका एनर्जी तो हम लोग जानते हैं h न्यू होता है रेडिएशन का एनर्जी, बराबर EN2, तो माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 बाई N2 का स्क्वायर माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 बाई N1 का स्क्वायर जूल, इतना जूल एनर्जी होगा। यही तो एनर्जी हुई इसके। तो हम इसको, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको हम पहले लिख लेना चाहते हैं 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 बाई N1 का स्क्वायर माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 बाई N2 का स्क्वायर, इतना जूल। तो हम इसमें से 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल कॉमन ले लेते हैं, तो ये बच जाएगा 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर, इतना ये बच गया। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब h न्यू जो है हम लिख सकते हैं h c बाई लेमडा, क्योंकि न्यू होता है c बाई लेमडा इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 बाई कुछ नहीं जूल 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं ना कि 1 बाई लेमडा बराबर 2.18 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 18 बाई h का वैल्यू 6 जूल हो जाएगा यहाँ 6.62 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 इंटू लाइट का स्पीड 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, और ये होता है जूल सेकेंड, और इसका यूनिट होता है जूल सेकेंड। 1 बाई N1 स्क्वायर इंटू माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम सेंटीमीटर में अगर करना चाहें, क्योंकि हमारा जो फार्मूला था वो ये तो हो जाएगा वेव नंबर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेना है 2.18 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 18 बाई, इस जूल से जूल को हम काट सकते हैं, इस सेकेंड से सेकेंड इन्वर्स भी कट गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6.62
इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर। सेकेंड तो कट चुका है और ये बच गया 1/n1 स्क्वायर, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो देखिए इसको जब सॉल्व करते हैं तो आएगा 109,677 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर सेंटीमीटर इन्वर्स। और आप देख लीजिए कि ये वही इक्वेशन है, एग्जैक्टली वही इक्वेशन है जो बाल्मर ने, पास्चर ने, लाइमन ने दिया था वेव नंबर कैलकुलेट करने के लिए। और इसका यह मतलब हुआ कि बोर्स का एटॉमिक मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को 100% एक्सप्लेन करता है, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं हुआ और ये इसका एक्सप्लेनेशन हमें मिल गया। हम यहाँ एक बात आपको समझाना चाहते हैं कि अगर इफ़ n1 इज स्मॉलर दैन n2 तो इमिशन स्पेक्ट्रम होगा, इमिशन स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है? अपर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में। और कहता है कि अगर n1 इज ग्रेटर दैन n2 तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा। तो इतना सारा डिस्कशन करने के बाद अब आप समझ गए होंगे कि ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मिलता था उसका कारण क्या था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं। बोर्स के एटॉमिक मॉडल को जो सफलता हासिल हुई वो उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एकदम 100% एक्सप्लेन कर रहे थे, उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे थे कि जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम मिल रहा है उसका कारण क्या है, क्यों मिलता है, जो रदरफोर्ड के मॉडल में नहीं कहा जा रहा था। रदरफोर्ड का मॉडल इस बात के लिए एकदम साइलेंट हो जा रहा था, रदरफोर्ड के मॉडल में ऐसी कोई बात नहीं कही जा रही थी। तो ये बातें हुई कि हमने बोर्स के एटॉमिक मॉडल को सही समझ लिया है। तो बोर्स के एटॉमिक मॉडल को समझने के बाद अब बातें हुई, बड़ा पॉपुलर हुआ बोर्स का एटॉमिक मॉडल। लेकिन जैसे जैसे फिर से नए रिजोल्यूशन वाले मशीन आए, तो नए रिजोल्यूशन वाले मशीन आए और उसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को स्टडी किया तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं फिर सामने आई जो बोर्स के एटॉमिक मॉडल से एक्सप्लेन नहीं होती थी। बोर्स के एटॉमिक मॉडल में भी बहुत सारी खामियां आ गईं और वो खामियां इसलिए आ गई क्योंकि जैसे जैसे रिसर्च हुआ, जैसे जैसे स्टडी हुए, नए रिजल्ट्स सामने आए और उन रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए बोर्स के एटॉमिक मॉडल में कोई स्टेटमेंट नहीं था और इसलिए बोर्स का एटॉमिक मॉडल फेल हो गया। तो हम लोग थोड़ा सा इसको पढ़ ही लेते हैं, डिमेरिट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, और तब आगे बढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की तरफ, वो नेक्स्ट फ्रेश लेक्चर से। आज हम लोग इसके लिमिटेशंस को पढ़ लें, बोर्स मॉडल का लिमिटेशन भी जान ही लें। Limitations of Bohr's model। बोर्स एटॉमिक मॉडल का लिमिटेशन। तो इसका पहला लिमिटेशन है कि ये केवल 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही एप्लीकेबल है। 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब हाइड्रोजन के जैसा एटम हो, स्पीशीज हो, तभी ये लागू होगा। दूसरे के लिए मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ये फेल हो जाता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि इट इज एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए ये एप्लीकेबल है। इसका मतलब ये हुआ दैट इज फॉर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम।
वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही ये एप्लीकेबल है। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ये फेल हो जाता है। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब हुआ एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो वहाँ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा और जो इस मॉडल में परटर्बेशन क्रिएट करेगा और वो मॉडल फेल हो जाता है, एटॉमिक मॉडल वहाँ काम नहीं करता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि व्हेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम is studied by high resolution spectrophotometer, then in addition to main spectral lines, many smaller lines are also observed। छोटे छोटे लाइंस भी ऑब्जर्व्ड हुए, बहुत सारे छोटे छोटे लाइंस भी ऑब्जर्व हुए। बोर्स के एटॉमिक मॉडल में उनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। इन बोर्स एटॉमिक मॉडल there is no explanation regarding them। उनसे रिलेटेड कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। तीसरा पॉइंट कि जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट कर जाते हैं। इन इलेक्ट्रिक फील्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइंस get splitted, known as स्टार्क इफेक्ट। इस घटना को स्टार्क इफेक्ट कहा जाता है। बोर्स मॉडल इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। बोर्स मॉडल फेल्स टू एक्सप्लेन इट। बोर्स का एटॉमिक मॉडल इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। और चौथा पॉइंट कहा कि जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड में डाला जाता है फिर से स्प्लिटिंग होती है। इन मैग्नेटिक फील्ड अगेन spectral lines are splitted out. It is Zeeman effect. यह जीमैन इफेक्ट कहलाता है। बोर्स मॉडल इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। बोर्स मॉडल फेल्स टू एक्सप्लेन इट। बोर्स मॉडल फिर इसको एक्सप्लेन करने में फेल कर जाता है। ये सब कुछ लिमिटेशंस हैं। और भी बातें हैं कि बोर्स के एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट पर कोई बात नहीं कही गई थी। बोर ने ये नहीं कहा कि इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कैसा होगा।
तो कुल मिलाकर बोर्स के एटॉमिक मॉडल को बहुत पॉपुलैरिटी मिली, लेकिन बाद में चल के जैसे जैसे नए मशीन्स आए, हाई रिजोल्यूशन मशीन, नए टेक्नोलॉजी आए, और जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को स्टडी किया गया बाद में, तो देखा गया कि कुछ ऐसी घटनाएं भी घट रही है, ऐसे ऑब्जर्वेशंस मिल रहे हैं जिनको बोर्स के एटॉमिक मॉडल में एक्सप्लेनेशन दिया ही नहीं गया, कोई जगह ही नहीं है उसके लिए। तो इन सारी बातों को देखकर ये समझ में आया कि बोर्स एटॉमिक मॉडल में भी बहुत सारी कमियां हैं, उनको मॉडिफिकेशन की ज़रूरत हुई। अब बोर्स के एटॉमिक मॉडल को फेल होने के बाद कुछ घटनाएं तो ऐसी घटी जो बोर्स, ये तो लिमिटेशन आपको समझाया, लेकिन मेन लिमिटेशन जो है, जो चैलेंजेज है, वो भी आने बाकी है। जैसे ड्यूअल बिहेवियर, डी ब्रॉगली का एक मैटर वेव का कंसेप्ट आया। डी ब्रॉगली ने कहा कि इलेक्ट्रॉन को जो अभी तक आपने पार्टिकल माना हुआ है, इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है ही नहीं, वो तो वेव है। और दूसरा, जब हाइजेनबर्ग्स की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आई, जिसमें यह कहा गया खुले शब्दों में कि देयर इज नो सर्टेन पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम, द कंसेप्ट ऑफ द सर्टेन पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इज टोटली डिस्कार्डेड बाय द हाइजेनबर्ग। तो हाइजेनबर्ग से अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आई, और उसके बाद तो ये एकदम से फेल हो जाता है बोर्स का एटॉमिक मॉडल। जब आपको पढ़ाऊंगा मैं डी ब्रॉगली का मैटर वेव और हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तब आपको दिखेगा, समझ में आएगा कि ये टोटली फेल हो जाता है। बहुत बड़ा चैलेंज था वो दोनों फेनोमेनन, और बोर्स का एटॉमिक मॉडल एकदम से फेल हो जाता है। फिर नया मॉडल आया, श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन पर आधारित क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, और हम लोग उस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को पढ़ के बहुत सारी जानकारी हासिल करेंगे, और बहुत सारे थियोरीज, प्रिंसिपल्स जो निकलते हैं, रेस्ट्रिक्शंस निकलते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग इस बोर्स मॉडल को यहीं समाप्त करते हैं, और हमारे नए व्यूअर्स जो भी हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक देना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन सही समय पे मिलता रहे। हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करने वाले हैं उन सारी घटनाओं के बारे में जो बोर्स एटॉमिक मॉडल को चैलेंज करता है और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के डेवलपमेंट का आधार बनता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस पर बात करेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा वो। अब इसके बाद जो भी क्लासेस होंगे वो और भी इंटरेस्टिंग होते जाएंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और भी इंटरेस्टिंग होते जाएंगे। तो हम लोग उसकी बात करते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।